दोस्तों ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें, स्टॉक के अंदर आज काफी ज्यादा गिरावट हो रही है। अब इस गिरावट के पीछे वजह है कि इस बार रिजल्ट काफी ज्यादा कमजोर रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखे या ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखे तो रिवेन्यू और प्रॉफिट गिरा है। और जैसे कि आप देख सकते हो, टेक्सटाइल सेक्टर को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ी है इस समय। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कि डिमांड निकल के नहीं आ रही है। और सबसे जो बड़ी बात है कि ट्राइडेंट ऑलरेडी एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, 50% इनका एक्सपोर्ट का बिजनेस है और वहां से तो बिल्कुल डिमांड नहीं निकल रही है। लेकिन कंपनी ने केमिकल और पेपर डिवीजन में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। अब यहाँ पे जो गिरावट हो रही है उसमें किसका बड़ा योगदान है? क्या रिटेल इन्वेस्टर की वजह से गिरावट हो रही है या फिर बड़े फंड हाउस बिकवाली करे? उसको समझने की कोशिश करेंगे और पूरे रिजल्ट को अच्छे से एनालिस करेंगे, उसके अंदर क्या कमी रह गई है और क्या कंपनी ने अचीवमेंट किया है, और जिस तरह से कंपनी फंड रेज करने जा रही है आने वाले समय में क्या अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएगी, और इस गिरावट का फायदा उठा के क्या ट्राइडेंट में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या है मार्केट एक्सपर्ट की राय और क्या इसके टारगेट रह सकते हैं, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम BSE सेंसेक्स की बात करें तो 61,537 के स्तर पे इस समय आपको बाजार ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। अभी लगभग 1:15 का टाइम है। 236 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.38% डाउन है BSE सेंसेक्स। तो इसका भी कुछ इफेक्ट निगेटिव देखने को मिल रहा है ट्रेंड पे, क्योंकि बाजार में दबाव बना हुआ है, बाजार में प्रॉफिट बुकिंग हावी है। ट्राइडेंट की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 32.20 पर हुई, यानी डायरेक्ट शुरुआत ही निगेटिव हुई है। और इसके पीछे रिटेल इन्वेस्टर का काफ़ी बड़ा डर। कल की क्लोजिंग 34.75 के आसपास थी, यानी आप देख सकते हो कि 9% नीचे ही आपको खिलता हुआ दिखाई देगा इसका कारोबार। अब इंट्राडे का 32.10 का लो भी बना, लेकिन जो हाई है वो 33.25 का। तो ये आपको खास ध्यान रखना है कि निचले लेवल से ₹1 का अच्छा हमने अप मूव देखा, और इसके पीछे वजह है बड़े फंड हाउस ने निचले लेवल से खरीदारी कर ली है। जब बाजार खुला तभी जैसे रिटेल इन्वेस्टर ने बिकवाली शुरू की, उन्होंने यहाँ पे खरीदारी भी की है। 32.55 पर इस समय ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा, जहाँ पे 6.33% की गिरावट है। पिछले एक महीने के हिसाब से अभी इसमें 6% की तेजी देखने को मिल रही है। इस गिरावट के बावजूद भी स्टॉक 30 के आसपास था, वहाँ से 35 तक चला गया। वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है, अभी देख सकते हो कि 12:30 के आसपास ही 2 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है, जबकि कल इसका वॉल्यूम 1 करोड़ के आसपास था। 1 वीक पहले 2 करोड़ का हुआ था और 1 मंथ पहले 1 करोड़ का था। तो आज वॉल्यूम बढ़ा है, और इसके पीछे जो सबसे बड़ा योगदान है वो रिटेल इन्वेस्टर का। ये रिटेल इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं और वो ये बिकवाली शुरू कर देते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी ने अपना इस बार रिजल्ट जो डिक्लेयर किया, वहाँ पे देख सकते हो कि प्रॉफिट में गिरावट हुई है। प्रॉफिट में करीब 27.91% की गिरावट है। इस बार 130 करोड़ रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट रहा है, और पिछले क्वार्टर में साल देखें तो ये 181 करोड़ रुपीज़ के आसपास था प्रॉफिट। तो प्रॉफिट में कमी आई है। अब टेक्निकल एनालिस्टों की राय लिए तो यहाँ पे देख सकते हो कि स्टॉक न तो इस समय ओवरबॉट जोन में है और न ही ओवरसोल्ड है, यानी इस समय एक तरह से एंट्री बिल्कुल की जा सकती है। और फिलहाल देखें तो स्टॉक अपने 20 डेज, 50 डे और 100 मूविंग डेज एवरेज से ऊपर ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा, लेकिन 5 डेज और 200 मूविंग डेज से नीचे ट्रेड कर रहा हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हो कंपनी के रेवेन्यू में 15% की गिरावट रही, जो इस बार 1573 करोड़ रुपीज़ के आसपास था। पिछले साल सेम क्वार्टर में 1869 करोड़ रुपीज़ के आसपास था। कंपनी के एबिटाडा की बात करें तो इस बार 268.4 करोड़ रुपीज़ के आसपास रहा है, जिसमें 20.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 337.6 करोड़ रुपीज़ के आसपास रहा था। अब यहाँ पे कंपनी ने एक बड़ा फैसला और किया। कंपनी 500 करोड़ रुपीज़ की फंड रेज करने जा रही है नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर बॉन्ड्स के माध्यम से। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी यहाँ पे कुछ बॉन्ड्स जारी करेंगे और इसके माध्यम से फंड रेज करेंगे, क्योंकि कंपनी को अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है। कंपनी ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि वो अपने बिजनेस को एक्सपांड करेंगे। इसके अलावा कंपनी ने 36% का डिविडेंड का ऐलान भी किया, यानी पर शेयर आपको 36 पैसे का डिविडेंड मिलेगा, जिसकी फेस वैल्यू ₹1 के आसपास है। तो कंपनी ने अपने प्रॉफिट में आपको साझेदार बनाया, और पिछले 3 साल से 36% का ही कंपनी डिविडेंड दे रही है, क्योंकि बिजनेस भी उतना ही चल रहा है। इससे पहले अगर आप देखें तो 2020 के पहले कंपनी एक साल के अंदर 4 बार डिविडेंड देती थी। अब थोड़ा सा इस समय बाजार जैसे गिरावट का माहौल बना हुआ है, इस हिसाब से थोड़ा सा डिविडेंड कम मिल रहा है, लेकिन अच्छा डिविडेंड कंपनी लगातार दे रही है। कंपनी देख सकते हो कि यान सेगमेंट में 34% का इनका गिरावट देखने को मिल रहा है रिवेन्यू में। इसके अलावा देखें तो बेडशीट और टॉवेल के बिजनेस में भी 3 और 4% की गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन अगर कंपनी के पेपर और केमिकल डिवीजन की बात करें तो यहाँ पे बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है, करीब 22% की तेजी देखने को मिल रही है।
अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो ट्रेंडी लाइन डाटा के अनुसार इसका जो टारगेट है, इस समय टारगेट 40 रुपीज़ का दिया जा रहा है, यानी इस लेवल से देखें तो 26% का पोटेंशियल है ऊपर जाने का, यानी इस लेवल पर स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दी जा रही है। टेक्निकल एनालिस्ट के हिसाब से जो 2 एनालिस्ट है जो इसको आप देखें तो कवर करते हैं, वो यहाँ पे रिकमेंड कर रहे हैं बाय की इस लेवल के ऊपर। इस रिजल्ट के बाद भी आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। अब ये जो आज रिजल्ट में थोड़ी सी कमी जो रही, उसके पीछे सुस्त घरेलू बिक्री की वजह से भी इसका असर देखने को मिला। कपड़ा उद्योग जो है काफ़ी ज़्यादा मुद्रास्फीति के दबाव के कारण लोग ग्राहक के खर्च में कटौती करने का कर रहे हैं और इस वजह से कपड़े की खरीदारी काफ़ी कम हो चुकी है। यान की प्राइस में भी काफ़ी ज़्यादा अप डाउन देखने को मिला और इसी वजह से पिछले 4-5 महीनों से हमने देखा है कि टेक्सटाइल सेक्टर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ी है। सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए जिसका पॉजिटिव इफेक्ट आने वाले समय देखने को जरूर मिलेगा। तो यान सेगमेंट की वजह से ये रिजल्ट आपको खराब होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन कंपनी ने पेपर और केमिकल डिवीजन में बहुत अच्छा किया है। अब अगर हम इसका रिजल्ट को अच्छे से समझें तो आप देख सकते हो कि सेल्स कंपनी का सबसे पहले मार्च 2022 में पिछले साल 1870 रुपीज़ के आसपास था, इस बार गिर के 1573 रुपीज़ के आसपास रहा है। पिछले क्वार्टर में ये 1641 रुपीज़ के आसपास था, लेकिन अगर हम सितंबर क्वार्टर की बात करें तो सेल्स बढ़ा है, 1438 रुपीज़ के आसपास था सितंबर में। तो देख सकते हो कि क्वार्टर 2 के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन है इस बार, लेकिन क्वार्टर 3 और पिछले साल के मुकाबले प्रदर्शन आपको थोड़ा सा कमज़ोर दिखाई देगा। अब कंपनी के खर्च की बात करें तो 1530 रुपीज़ का टोटल खर्च रहा है मार्च 2022 में पिछले साल, जो इस बार खर्च में कमी आई है, 1305 रुपीज़ का ही खर्च रहा है। पिछले क्वार्टर में 1367 रुपीज़ का खर्च था। तो खर्च में कटौती के पीछे वजह है कि बिजनेस ही कम हुआ कंपनी का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो पिछले साल 338 रुपीज़ के आसपास था, इस बार 269 रुपीज़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा है। पिछले क्वार्टर में 274 रुपीज़ के आसपास था। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कम हुआ है, लेकिन क्वार्टर 2 के मुकाबले इस बार बेहतर है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 181 रुपीज़ का नेट प्रॉफिट था पिछले साल सेम क्वार्टर में, इस बार 131 रुपीज़ का नेट प्रॉफिट रहा है और पिछले क्वार्टर में 144 रुपीज़ का आसपास प्रॉफिट था। तो ईयर ऑन बेसिस पे देखिए या क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे तो प्रॉफिट कम जरूर हुआ है, लेकिन अगर आप इसको क्वार्टर 2 से कंपेयर करें तो बहुत ज़बरदस्त वृद्धि अभी भी दिखाई देगी, क्योंकि 37 रुपीज़ के आसपास ही था प्रॉफिट। तो क्वार्टर 2 के मुकाबले तो इस समय बेहतर प्रदर्शन है, लेकिन क्वार्टर 3 से इस बार थोड़ा सा रिजल्ट कमजोर रह गया है। लेकिन आप समझ सकते हो कि कंपनी जिस तरह से फंड रेज करने जा रही है, आने वाले समय में बिजनेस इनका जरूर बढ़ेगा। कंपनी केमिकल और पेपर डिवीजन में भी अपने कारोबार को वृद्धि की संभावना दिख रही है और वहाँ पे इनका इस बार रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छा बढ़ा है। तो बिल्कुल जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनके लिए एक अच्छा मौका है। वैसे जो सबसे बड़ी बात है कि आज जो बड़ी कुछ डील हुई है, वो डील में देख सकते हो कि खरीदारी ही है, वहाँ पे कहीं पर भी बिकवाली आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि आज जो गिरावट है इसके पीछे रिटेल इन्वेस्टर की हिस्सेदारी है, न कि बड़े फंड हाउस की, जबकि बड़े फंड हाउस ने इस गिरावट का फायदा उठा के निचले लेवल से खरीदारी की है। ये जो सारी डील है ये खरीदारी की ही है। ये इसका मतलब ये है कि निचले लेवल से बड़े फंड हाउस खरीदारी करें, तो डरने की कोई बात नहीं है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको इस गिरावट का फायदा उठा के निवेश करना चाहिए, जिस तरह से बड़े फंड हाउस कर रहे हैं। आने वाले समय डेफिनेटली अच्छा रिटर्न देने की ताकत रखता है स्टॉक, और जैसे कि पूरे सेक्टर के लिए इस समय प्रॉब्लम है, उसका असर यहाँ पर भी देखने को मिला है। लेकिन इस रिजल्ट के बाद थोड़ी सी गिरावट तो लाजमी है, लेकिन फिर से तेजी का दौर जरूर आएगा और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसमें अच्छा पैसा भी कमाएंगे, क्योंकि कंपनी ने विजन 2025 पेश किया है। 2025 तक कंपनी अपने शेयर होल्डर को बहुत सारा प्रॉफिट देगी, ये उन्होंने खुद कहा है। तो देख सकते हो कि जिस तरह से कंपनी अपने जितने प्लांट है उनके लिए खुद बिजली का निर्माण करती है, उससे उनके खर्च में कटौती होती है। और कंपनी 5R के ऊपर काम करती है, जो पानी इस्तेमाल करते हैं उसको फिर से यूज़ करती है ट्रीटमेंट के माध्यम से। तो ये सारी जो बातें बहुत अच्छी है और इस कंपनी को सबसे अलग हट करके साबित करती है। और कंपनी आने वाले समय गुजरात में भी एंट्री करने की संभावना दिख रही है। तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट को बनाए रखें, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।